स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा व्याकरण से हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। पाठ 1, पाठ का नाम है भाषा व्याकरण लिपि बोली। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे भाषा। तो भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने मन के विचारों को, मतलब हमें किसी से कुछ कहना होता है, कुछ मांगना होता है या कोई भी चीज़ चाहिए होती है, तो क्या करेंगे हम उन्हें? या तो बोलेंगे, अगर बोल नहीं सकते हैं तो इशारे से हमें बताने की कोशिश करेंगे, मतलब अपने हाथों से इशारा करेंगे कि हमें कौन सी चीज़ चाहिए। इस तरीके से हम अपने मन के भाव, मतलब हमारी जो बात होती है उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो भाषा की परिभाषा हो जाएगी कि जब हम अपने मन के विचारों को किसी के सामने प्रकट करते हैं या व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और मनुष्य जो है वो एक ऐसा प्राणी है जो भाषा का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि जो पशु पक्षी होते हैं वो न तो अपनी बात बताने के लिए किसी से बोल सकते हैं, न इशारे से बता सकते हैं। बस वो जो आवाज़ करते हैं उसी से समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन जो मनुष्य है वो बोल सकता है, तो वो भाषा का प्रयोग करता है और उसके द्वारा अपने मन के भाव बताता है या एक्सप्रेस कर सकता है। तो भाषा की परिभाषा क्या हो गई कि जब अपने मन के भावों को किसी के सामने प्रकट करते हैं या व्यक्त करते हैं, उसका जो माध्यम होता है या साधन होता है उसे भाषा कहते हैं। अब भाषा दो तरीके से, या तो हम जो बताएंगे वो कैसे बताएंगे अपने भाव, मतलब अपने मन की बात किस तरीके से बता सकते हैं, या तो हम बोलकर बताएंगे या इशारे से बताएंगे या लिख कर बताएंगे। जब इशारे से बताएंगे तो कोई कंफर्म तरीके से, अच्छे तरीके से नहीं समझ पाता कि हम क्या मांग रहे हैं, तो या तो हम उन्हें बोल देंगे डायरेक्ट या फिर उस चीज़ को लिख के बताएंगे। तो इसके अनुसार भाषा के कितने रूप हो गए? 2। एक तो लिखित भाषा और दूसरी मौखिक भाषा। सबसे पहले अगर जब बच्चा होता है उसे लिखना तो आता नहीं है, क्या करेगा वो? थोड़े बहुत आवाज जगह बोलेगा अपने तरीके से, तो वो क्या बताते हैं? बोल कर बताते हैं। तो वो कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा। अर्थात मौखिक भाषा की परिभाषा क्या हो गई कि जब हम अपने मन के भावों को किसी के सामने बोल कर बताएंगे तो वो कौन सी भाषा हो जाएगी? मौखिक भाषा। और जब हम अपने मन के भावों को किसी के सामने लिख कर बताते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसके बाद आता है बोली। बोली मतलब जो भाषा हम लोग अपने घर में या एक निश्चित क्षेत्र में बोलते हैं उसे क्या कहते हैं? बोली। जैसे जो भाषा होती है वो पूरे प्रदेश में बोली जाती है, उसे मान्यता प्राप्त होती है, लेकिन जो बोली होती है, जैसे घर में हम लोग जो भाषा बोलते हैं वो उसे भाषा नहीं कहेंगे, वो क्या कहलाती है? बोली। तो किसी क्षेत्र में वहाँ के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। और जो बोली होती है उसका एक क्षेत्र निश्चित होता है, ठीक है, उसका जो क्षेत्र होता है वो कम एरिया होता है, मतलब कि हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा बोली होती है। कुछ लोग अपने घर में अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, बाहर अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, हम लोग पढ़ने में अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, इसी तरीके से। तो जो भाषा कम क्षेत्र में बोली जाती है उसे बोली कहा जाता है। और जो बोली होती है वो भाषा का मौखिक रूप होती है। और लेकिन जब इन बोली को हम लिख कर बताते हैं, जैसे कुछ क्षेत्र में क्या होता है कि वो वहाँ की अगर बोली है तो कुछ लेखक वगैरह होते हैं तो वो अपनी बोली में कुछ ग्रंथ या साहित्य का निर्माण कर देते हैं, मतलब अपनी जो बोली होती है या भाषा होती है उस भाषा में वो एक पुस्तक लिख देते हैं या कोई ग्रंथ लिख देते हैं। तो तब वो किस भाषा, उपभाषा का रूप धारण कर लेती है, तो उसे कहेंगे उपभाषा। जैसे तुलसीदास जी ने सूरसागर की रचना की, रामचरितमानस की रचना की थी, और सूरदास जी ने सूरसागर की रचना की थी। तो ये दोनों उन्होंने अपनी बोली में उन भाषाओं की रचना की, उन ग्रंथों की रचना की थी, इसलिए उन्होंने जो बोली का प्रयोग किया है उसे उपभाषा कहते हैं। अब आता है लिपि। तो जब हम अपने मन के भाव किसी के सामने व्यक्त करते हैं तो पहले तो हम बोल के बताएंगे, अब उस चीज़ को हमको लिख के बताना है। तो जब लिख के बताते हैं तो वहाँ पे जिन चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं तो आ ई राम आते हैं, इन वर्णों का प्रयोग होता है। जब हम अंग्रेजी भाषा लिखते हैं तो ABCD आती है। इसी तरीके से हम कई भाषाएं लिखते हैं तो सब में क्या उनकी जो वर्णमाला पहले आते हैं वो सीखना
पड़ता है तो वो इनकी कहलाती है लिपि। तो जिन चिन्हों का हम भाषा का को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। और जो लिपि होती है वो सब भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। जैसे संस्कृत भाषा की लिपि होती है देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है रोमन, जर्मन भाषा की लिपि रोमन होती है, और फ्रांस भाषा की लिपि रोमन हो गई, और मराठी की लिपि देवनागरी होती है, उर्दू की लिपि फारसी और अरबी होती है, पंजाबी की गुरुमुखी हो गई, और बांग्ला की बंगला। इसी तरीके से हर भाषा की अलग अलग लिपि होती है, मतलब उनके जो लिखने के चिन्ह होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा गुजराती जो लिखते हैं वो अलग हो गए, तो गुजराती की लिपि कौन सी हो गई? देवनागरी लिपि। तो संसार में केवल एक ऐसी लिपि है जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, मतलब बाकी जो सारे हम जब लिखते हैं तो उसे किस ओर से लिखते हैं? बाईं ओर से दाईं ओर लिखते हैं। मतलब उसे अगर लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम इस इधर साइड से उस साइड जाते हैं, लेकिन जब हम उर्दू लिखते हैं तो उसे दाईं ओर से बाईं ओर जाते हैं, मतलब उल्टा लिखेंगे तो उसे कहते हैं उर्दू की। अरबी और फारसी मिश्रित जो लिपि होती है उसे, तो उर्दू की जो भाषा होती है उसे दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है, और ये केवल एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है। हिंदी भाषा। तो जो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? संस्कृत भाषा से हुआ है। सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत और उसी से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, और इसीलिए संस्कृत हिंदी की जननी भी कहलाती है। मतलब जो संस्कृत भाषा है उसे हिंदी की जननी मतलब माँ भी कहते हैं। और हिंदी जो भाषा है उसे अपना जो वर्तमान रूप मिला है, मतलब आज उसे हम राष्ट्रभाषा भी कहते हैं, राजभाषा भी कहते हैं, या अधिकतर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा भी कहते हैं। तो उसका जो ये इसे जो रूप मिला है उसे कई प्रयत्न और संघर्ष करने के बाद ही ये रूप मिला है। तो हिंदी का व्यापक प्रचार प्रसार होने के कारण यह विभिन्न आंदोलनों में क्रांतिकारियों, समाज सेवकों की भाषा भी रही है। मतलब हिंदी को कई समाज सेवकों ने, क्रांतिकारियों ने इस भाषा का प्रयोग किया है। और हिंदी को हमारा जो संविधान है उसमें 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राजभाषा का दर्जा दिया गया था। मतलब जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था, कब उसे राजभाषा माना गया था? तो 14 सितंबर 1949 को। और हमारे संविधान में कुछ अनुच्छेद है, उसके अनुसार 343 अनुच्छेद के अंतर्गत उसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और उसी के साथ साथ हमारे देश में प्रयोग होने वाली कुछ और भाषाएं हैं जिन्हें भी राजभाषा का दर्जा दिया गया है, और वे 22 भाषाएं हैं और इनको स्वीकृति प्रदान की गई। ये 22 भाषाएं हैं हिंदी, पंजाबी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कश्मीरी, बांग्ला, डोगरी, मराठी, गुजराती, कोंकणी, बोडो, संथाली, नेपाली, मैथिली, सिंधी, संस्कृत, उड़िया, मणिपुरी, असमिया। इन सब भाषाओं में जैसे कि वहाँ के जो क्षेत्र है वहाँ पे इस भाषा में पढ़ाई भी की जाती है। वही हिंदी को क्या कहते हैं, जिन्हें हमारे संविधान में राजभाषा होने का दर्जा दिया गया है, वो ये 22 भाषाएं हैं। अब आता है मातृभाषा। तो मातृभाषा किसे कहते हैं? तो जो भाषा बच्चा शुरू में कहाँ रहता है? अपने माता के पास रहता है, फिर परिवार के लोगों से हिले मिलेगा जुड़ेगा, फिर परिवार से समाज के लोगों में जाएगा, फिर बाहर जाएगा। तो इस तरीके से जो अपनी माता से और अपने परिवार के लोगों से जिस भाषा को सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। और राजभाषा जिन भाषा का प्रयोग राजकीय कार्य में, मतलब कि राज्य के जो कार्य होते हैं, सरकारी कार्यालय होते हैं, ऑफिस वगैरह होते हैं, वहाँ पे जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहा जाता है। और राष्ट्रभाषा, तो जो भाषा पूरे राष्ट्र के लोग बोलते हैं या जिस भाषा से पूरे राष्ट्र के लोग जुड़े हुए रहते हैं या उस भाषा का अधिकतर लोग बोलने में प्रयोग करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। और अधिकतर हमारे देश में इस भाषा में हिंदी भाषा का लोग अधिक प्रयोग करते हैं, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है।
व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण भाषा के लिए नए आयामों और नियमों का गठन करता है, जिसमें बनकर भाषा स्वयं परिपक्वता महसूस करती है। व्याकरण के माध्यम से वर्तनी, वाक्य रचना, उच्चारण में विशेष सुधार होता है। मतलब जब हम कोई वाक्य बनाते हैं, ठीक है, हम पहले क्या सीखते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला के बाद बिना मात्रा के शब्द होते हैं, फिर मात्रा वाले शब्द होते हैं। तो कहाँ पर हमें किस चीज का प्रयोग करना है, कब हमें कौन सी मात्रा लगानी है, कौन सा उसका शुद्ध रूप है, ये सारी चीजें जिसमें हम पढ़ते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। इसीलिए भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, यह पाठ हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद।